हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में सूर्यवंश और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे और शेरशाह सूरी और सूर्यवंश से संबंधित जो है 2 क्लासेस हो चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो पहले 2 क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है 2 अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग शेरशाह सूरी और सूर्यवंश को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देख लें। तो आइए, हमने जो है पिछले वीडियोस में जो है पिछली क्लासेस में हमने शेरशाह सूरी से संबंधित क्या बातें पढ़ी थी, क्या जानकारियाँ हासिल की थी, उसके बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो उस क्लास में दोस्तों हमने शेरशाह सूरी के जन्म से संबंधित और उनके यानी उनके प्रारंभिक जीवन और उनके द्वारा जो विभिन्न युद्ध किए गए थे उनके साम्राज्य विस्तार के क्रम में, उन सब के बारे में हमने जाना था। आज जो हम लोग इस क्लास में है जो शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में जानेंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित जोड़कर जो है प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शेरशाह सूरी का प्रशासन जो है जानना आवश्यक है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग इस क्लास में जो है शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो है प्रशासन है यानी बहुत ही आदर्शवादी प्रशासन माना जाता है, क्योंकि इसके शासन प्रशासन में कई ऐसे कार्य, कई ऐसे सुधार किए गए थे, यानी प्रशासनिक सुधार, जो कि आपका यानी इनके शासन प्रशासन का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि जो मुग़ल शासक रहते हैं वो सारे जो है इनका ही अनुकरण शासन प्रशासन में करते हैं। विशेष करके अकबर जो होता है, अकबर का अग्रगामी कहा जाता है शेरशाह सूरी को, यानी वो जो अकबर जो आते हैं इसके बाद वो बहुत सारे जो है इनका ही जो अनुकरण अपने शासन प्रशासन में करते हैं। तो इनके शासन प्रशासन को जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग इसके शासन प्रशासन को जानते हैं। तो दोस्तों, इसका जो शासन था वह केंद्रीयकृत प्रशासन था, यानी शेरशाह सूरी का शासन केंद्रीयकृत प्रशासन था। और यह जो है इसका हेड होता था आपका सुल्तान, यानी सुल्तान जो है आपका साम्राज्य का हेड होता था। और यह जो है यानी सुल्तान के क्रम में ही सुल्तान के इर्द गिर्द है जो शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं घूमती थी। यानी कुल मिलाकर जो है शासन प्रशासन का सारा हेड जो है, सारा जो है आपका केंद्र जो है आपका सुल्तान ही होता था। यह सुल्तान यानी कि यहाँ शासक जो है आपका सुल्तान की उपाधि धारण करता था। और ये सुल्तान की उपाधि दोस्तों हम लोग जो है सल्तनत काल से ही देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है शासक और राजा जो था वह सुल्तान की उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर भी जो शेरशाह सूरी जो है सुल्तान की ही उपाधि धारण करता है। और यह जो है यानी शासन प्रशासन से लेकर के, यानी सैन्य व्यवस्था से लेकर के, न्याय व्यवस्था से लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी उसके शासनकाल में वो सारा जो है, सारा का हेड जो है आपका यह सुल्तान ही होते थे। तो यानी शासन प्रशासन का केंद्र बिंदु आपका ये सुल्तान यानी शेरशाह सूरी ही थे। और वहाँ जो है चूँकि जो साम्राज्य था इसका हेड आपका सुल्तान था, तो सर्वे सर्वा सुल्तान तो थे दोस्तों, किंतु इसके शासन प्रशासन में मदद के लिए जो कई विभागों की जो है स्थापना की गई थी। और उसके अंतर्गत यानी उन विभागों को जो है मंत्रियों के अधीन किया गया था। हालांकि मंत्रियों और विभागों की तो स्थापना की गई थी इसके शासनकाल में, किंतु ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते थे, यानी ये मंत्री भी जो है सुल्तान के अधीन ही होते थे, यानी अपनी स्वेच्छा से जो है वह किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकते थे। उनको कोई भी फैसला लेना था, कुछ भी अधिकार अगर यानी फैसलों से संबंधित अधिकार थे तो वह जो है सुल्तान के अधीन रह कर के ही उसे करना होता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके यानी सुल्तान की मदद के लिए क्या क्या जो है कौन कौन से विभागों की स्थापना की गई थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके समय में 4 प्रमुख विभाग की स्थापना की गई थी इसके शासन प्रशासन में मदद के लिए। तो इसका सबसे पहला जो विभाग था वह दीवाने वजारत था। तो ये दीवाने वजारत जो है दोस्तों लगान और राजस्व से संबंधित विभाग था, यानी जो कर की व्यवस्था जो राजा के द्वारा लगाए जाते थे, यानी आय का जो मुख्य स्रोत होता है किसी भी शासन प्रशासन में वह कर ही होता है राजा के द्वारा। तो उससे संबंधित यह दीवाने वजारत
विभाग था जो कि लगान और राजस्व से संबंधित था। अगला जो है दीवाने आरिज, ये विभाग जो है दोस्तों आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित विभाग था। यानी किसी भी साम्राज्य के लिए तो आपको सेना जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका यानी तत्व माना जाता है, क्योंकि सैनिक व्यवस्था के बिना तो आप मतलब ना शासन प्रशासन को सही ढंग से चला सकते हैं, ना अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, ना ही अपने साम्राज्य के स्थायित्व को कायम रखा जा सकता है। तो यानी साम्राज्य के स्थायित्व के लिए भी और साम्राज्य के विस्तार के लिए भी यह सेना जो है हर राजतंत्र में बहुत ही आवश्यक तथ्य माना जाता है। तो इसकी व्यवस्था जो है यानी दीवाने आरिज के द्वारा जो है सैन्य प्रशासन को देखा जाता था। यानी सेना के रख रखाव, सेना की नियुक्तियां, सेना से संबंधित व्यवस्थाओं को जो करने वाला विभाग था वह दीवाने आरिज के नाम से जाना जाता था। तो यह आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित विभाग था आपका दीवाने आरिज। अगला जो विभाग है वह है दीवाने रसालत। यह विदेशी मामलों से संबंधित विभाग था दोस्तों। इसमें जैसे कि किस राज्य के साथ, किस देश के साथ, किस पड़ोसी जो क्षेत्र होता था उसके साथ किस प्रकार का संबंध रखना है नहीं रखना है, इस प्रकार के जो भी यानी डिसीजन होता था वो सारा जो है इस दीवाने रसालत के द्वारा जो है इस विभाग के द्वारा यानी इस विभाग के द्वारा विदेशी मामले देखे जाते थे। उसके अलावा दीवाने इंसा नामक एक विभाग था दोस्तों, जो कि आपका पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था। यानी कि विभिन्न राज्यों के साथ या एक मंत्री का दूसरे मंत्री के साथ या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो पत्र व्यवहार होता था उससे संबंधित यह विभाग था। और इसमें जो है इस विभाग के अंतर्गत राजा के आदेश को भी जो है अंकित किया जाता था। तो ये दीवाने इंसा जो है आपका पत्र व्यवहार से संबंधित आपका ये विभाग था। तो ये कुछ प्रमुख विभाग थे दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित, और इससे जो है जोड़ करके अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको निश्चित तौर से जो है आप लोग याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं कि यानी शेरशाह सूरी का जो केंद्रीय प्रशासन था, यानी केंद्र में तो साम्राज्य होता था और साम्राज्य के का हेड होता था वह सुल्तान होता था। तो क्या सुल्तान अकेले शासन प्रशासन को संभालता था या सिर्फ साम्राज्य के तौर पर ही जो है पूरा शासन प्रशासन चलाया जाता था? तो ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ जो है साम्राज्य तो यानी कि शेरशाह सूरी के अंदर में जितना भी क्षेत्र था उसके शासन प्रशासन को वह साम्राज्य कहलाता था, किंतु इस साम्राज्य को जो है कई प्रांतों में तोड़ करके जो है यानी शासन प्रशासन को चलाया जाता था। यानी साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा होता था और ये प्रांत जो है कई सरकारों में बटा होता था। सरकार जो आज हम लोग जो ज़िला देख रहे हैं उसको उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ उस काल में सरकार की थी, और सरकार या ज़िला जो है कई परगना में बटा होता था और परगना जो है कई गाँवों में बटा होता था। यानी शासन की सर्वोच्च इकाई आपका साम्राज्य हो गया और शासन की सबसे छोटी इकाई आपका गांव हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य को प्रांतों में, सरकार में, परगना और गांव में बांट करके किस प्रकार जो है शासन चलाया जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रांतीय जो प्रशासन था वह प्रांतीय प्रशासन जिसको यानी कि ये प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांतों को जो है सूबा कहा जाता था, इसे इक्ता भी कहा जाता था। ये सारा कुछ हम लोग जो है सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं। यानी सल्तनत कालीन व्यवस्था के समान ही जो है यहाँ व्यवस्था थी। इसके अलावा यानी सरकार, परगना और गांव में यह बटी हुई थी। यानी प्रांत जो है आपका इक्ता कहलाता था, सूबा, और यह जो है प्रांत कई सरकार और परगना और गांव में बटा हुआ था। तो सरकार हम लोग देखते हैं सबसे पहले सरकार जो कि वर्तमान में ज़िले के समान है। तो इस सरकार का जो है यानी यहाँ भी जो है सिकदार सिकदारा एक पद होता था दोस्तों। यह जो है आपका सैन्य व्यवस्था से संबंधित यह अधिकारी होता था।
सिकदार ए सिकदारा जिसे कहा जाता था। तो यह सैन्य यानी सेना के रख रखाव, सेना की व्यवस्था, सैनिकों के विभिन्न जो ज़रूरतें होती थी उनके रख रखाव की, उन सारे चीज़ों को, उन सारी बातों को यह सिकदार ए सिकदारा देखता था आपका सरकार यानी जिला स्तर पर। वहीं जो अगला अधिकारी था वह मुंसिफ़ा, यह जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्यों को देखता था आपका जिला स्तर पर। यानी न्याय का हेड तो आपका सुल्तान ही था, सर्वे सर्वा आपका न्यायिक हेड जो है वो सुल्तान था। तो क्या राजा इतने बड़े क्षेत्र, इतने बड़े शासन प्रशासन को, न्याय व्यवस्था को अकेले देख सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं था। यानी किसी भी राजा, किसी भी शासक के लिए पॉसिबल नहीं था। वह हेड तो था न्याय का, लेकिन कई निचले स्तर पर जो है न्यायिक व्यवस्था जो है अन्य अधिकारियों के द्वारा भी देखा जाता था। तो ये मुंसिफ़ा जो है आपका सरकार या जिला स्तर पर आपका न्याय व्यवस्था को देखता था। अब सरकार जो है कई परगना में बटा होता था दोस्तों। ये परगना मतलब आज का ब्लॉक स्तर का जो हम लोग कह सकते हैं उस टाइप का ही था। तो इसमें भी जो है सिकदार जो कि एक पद होता था, ये आपका जिला स्तर पर हो गया दोस्तों सिकदार ए सिकदारा। और परगना स्तर पर जो सिकदार होता था उसका भी काम होता था दोस्तों सैन्य व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को ही देखना, यानी उससे संबंधित बातों को ही यानी देखना। वहीं मुंसिफ जो होता था, ये मुंसिफ जो कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था देखता था, तो ये जिला स्तर पर मुंसिफ होता था और ये जो है परगना स्तर पर जो है मुंसिफ होता था। तो इसका कार्य भी सेम ही होता था दोस्तों कि न्याय व्यवस्था को देखना। तो ये जिला स्तर पर देखता था मुंसिफ़ा, और परगना स्तर पर जो है देखता था न्याय को, तो वह मुंसिफ कहलाता था। इसके अलावा एक फौजदार होता था जो कि आपका खजांची कह लीजिए, मतलब लेखा जोखा जो रखता है यानी क्लर्क के समान। तो ये सारे जो है आपका परगना स्तर पर जो है आपका ये अधिकारी थे जो कि विभिन्न कार्यों को देखते थे। इसके अलावा जो परगना है कई गांव में विभक्त होता था दोस्तों। यहाँ पर यानी कि किसी विशेष पद की व्यवस्था नहीं की गई थी। गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसका जो हेड होता था आपका मुखिया, यानी इसका जो हेड होता था वो आपका मुखिया होता था। मुखिया के द्वारा ही जो है आपको, यानी मुखिया पर ही जो है सारे शासन व्यवस्था को ग्राम स्तर पर जो है सौंपा जाता था। तो इस मुखिया के द्वारा ही जो है, यानी इसके क्षेत्र में अगर कुछ भी गड़बड़ी या कुछ भी होता था तो इसकी जिम्मेदारी इस मुखिया की ही होती थी। तो ये हम लोग यानी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सरकार स्तर, जिला स्तर, परगना स्तर, गांव स्तर पर हमने जो है इसके शासन प्रशासन को देखा। अब हम लोग शेरशाह सूरी के न्याय और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों न्याय और सैन्य व्यवस्था का हेड या सुल्तान खुद होता था। इस वजह से जो है सुल्तान जो यहाँ सुल्ताने उल अदल की उपाधि धारण करता था। तो सुल्तान जो है सुल्तान अल उदल की उपाधि धारण कब किया था दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछे जाते। तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह जो है शेरशाह सूरी सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी यानी न्याय व्यवस्था को के लिए जो दीवाने काजा नामक विभाग की स्थापना की जाती थी। यानी न्याय व्यवस्था से संबंधित जो बातों को इस विभाग के द्वारा जो हल किया जाता था, यानी न्यायिक व्यवस्था दीवाने काजा नामक विभाग के द्वारा की जाती थी। वहीं दीवाने बरीद जो है दोस्तों, यह जो है आपका गुप्तचर विभाग था। यानी किसी भी शासन प्रशासन में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, क्योंकि गुप्तचरों के द्वारा ही जो है आपका मतलब साम्राज्य में कहाँ विद्रोह हो रहा है, कहाँ षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ विद्रोह होने की संभावना है, तो ये सारा पता जो है गुप्तचरों के द्वारा ही जो शासक को पता चलता है। और शासक है, राजा जो है, उसके आधार पर ही जो उन विद्रोहों को, उन षड्यंत्रों को जो है दबाने का प्रयास करता है। तो चूँकि गुप्तचर व्यवस्था हर शासन प्रशासन के लिए, हर शासक के लिए ज़रूरी
था। तो यहाँ पर भी जो है मतलब कि गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ थी। यहाँ जो है गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद के नाम से जाना जाता था। इन गुप्तचरों के माध्यम से ही यानी प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से ही जो सुल्तान जो था आपका अपने शासन प्रशासन में हो रहे विद्रोहों, षड्यंत्रों और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करता था। उसके अनुसार जो है वह अपने शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता था। तो ये कुल मिलाकर हमने इसके केंद्रीय, प्रांतीय और न्याय और गुप्तचर व्यवस्था को हमने जाना। आगे जो है हम लोग इसकी अर्थव्यवस्था यानी शेरशाह सूरी के अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही थी। यानी जो हमने मौर्य काल में, जो गुप्त काल में, जो हमने सल्तनत काल में पढ़ा, लगभग वही व्यवस्था यहाँ पर भी थी। यहाँ पर भी कर की दर जो है आपका यानी कृषि में कर की दर जो है 1/3 थी। और यहाँ भी जो है आय का जो यानी राजा का और जनता का आय का मुख्य स्रोत जो है आपका वह भूमि कर ही था। यानी भूमि कर के माध्यम से ही जो है राजा जो है शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता था। कर की जो दर थी यहाँ 1/3 थी। कहीं कहीं 1/2 भी देखने को मिलती है, किंतु ज़्यादातर इतिहासकार जो है 1/3 कर की दर को ही सही ठहराते हैं। और यहाँ पर जो है भूमि कर के अलावा जो है आपका व्यापार कर और टकसाल कर और युद्ध कर, यानी युद्ध में जो सैनिक जीत करके लाते थे लूट का माल, उस पर भी जो है कर लगता था। यानी उसका हिस्सा जो है शासक राजा को दिया जाता था। जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था, इस कर से भी जो है, और उपहार कर, तो ये सब कर थे राजा के आय का स्रोत। यानी मुख्य तो इसमें भूमि कर ही था, और यानी सबसे ज़्यादा जो है भूमि कर के द्वारा ही जो राजा को आय प्राप्त होती थी। किंतु इसके अलावा व्यापार कर, टकसाल कर, युद्ध कर, जजिया कर और उपहार कर से भी जो है राजा अपने शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता था। यहाँ पर भूमि कर में राजा बहुत सावधानी बरतता था दोस्तों, क्योंकि जो अनाज ज़्यादा समय तक नहीं टिकता था उस अनाज के बदले क्या करता था कि वो पैसे ले लेता था, और जो अनाज ज़्यादा समय तक टिकता था तो उस अनाज को कर के रूप में अनाज ही लिया जाता था। तो यहाँ भूमि कर की 2 प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। और यहाँ जो भूमि पर कर लगाया जाता था दोस्तों, वहाँ भूमि को माप के आधार पर कर लगाया जाता था। नहीं, भूमि को मापा जाता था, फिर किसान के ऊपर जो है उस माप के आधार पर ही कर लगाया जाता था। और यहाँ जो माप के लिए सिकंदरी गज एवं सने डंडी का प्रयोग किया जाता था। यानी सिकंदरी गज या सने डंडी का प्रयोग नाप के रूप में किया जाता था। और इसका जो है नाप दोस्तों 31 अंगुल या 32 इंच का यह होता था। यानी 32 इंच के डंडे के माप के द्वारा जो है आपका भूमि का माप किया जाता था, और उस माप के आधार पर जो है किसान को राजा के द्वारा ज़मीन दी जाती थी और यह उस पर कर लगाया जाता था। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था और कर से संबंधित जानकारी, जो कि शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन में यह भी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे भी संबंधित प्रश्न अक्सर जोड़ करके पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अब इसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सेना तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि हर शासक, हर साम्राज्य, हर राजा, हर सुल्तान के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसके चाहे साम्राज्य विस्तार का अभियान हो, चाहे उसके साम्राज्य को बचाने का या स्थायित्व की बात हो, तो वहाँ सेना जो है आपका मस्ट है। तो सेना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और तोपखाना, यानी कि घुड़सवार सेना का भी यहाँ व्यवस्था था, पैदल सेना की भी व्यवस्था थी, यहाँ हाथी सेना भी थी, और यहाँ तोपखाना का भी इस्तेमाल इसके शासनकाल में देखा जाता है। क्योंकि हमने हुमायूं वाले वीडियो में देखा था कि इसके युद्ध में जो है तोपखाना का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था, और इसी के आधार पर जो है जीत भी हासिल की गई थी। तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे यूजफुल तो आपका तोपखाना हो गया, किंतु सबसे ज़्यादा संख्या में जो है आपका घुड़सवार ही, यानी घुड़सवार सेना सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में थी। और यहाँ जो है नकद वेतन देने की परंपरा थी, घोड़ों को दागने की परंपरा थी, और हुलिया लिखने की
प्रथा थी। तो ये सारा कुछ दोस्तों हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी वाले यानी सल्तनत काल में जो खिलजी वंश के बारे में पढ़े थे और उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े थे, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, नगद वेतन देने की, घोड़े दागने की, हुलिया लिखने की यानी सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, तो ये सारा कुछ जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से आरंभ हुआ था। और हूबहू जो है आपका उस व्यवस्था को शेरशाह सूरी के द्वारा जो है अपने सैन्य व्यवस्था में लागू किया गया था। तो बहुत कुछ जो है सल्तनत कालीन शासकों का ही जो है इसने यानी लागू किया, यानी कुछ सुधार करके कुछ तोड़ मरोड़ के जो है यह उन्हीं व्यवस्थाओं को लागू करता है शेरशाह सूरी। तो ये जो सैन्य व्यवस्था है यह लगभग जो है आपका हूबहू जो है आपका कहिए वहाँ अलाउद्दीन खिलजी का ही लगाता है। तो ये इसकी सैन्य व्यवस्था से संबंधित जानकारी हो गई। अब इसके द्वारा जो है दोस्तों शहर और इमारतों के से संबंधित प्रश्न भी जोड़ करके पूछा जाता है। यानी इसके द्वारा जिन शहरों का निर्माण करवाया गया था, इमारतों का निर्माण करवाया गया था, उनसे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके द्वारा रोहतास नामक दुर्ग भी बनवाया गया था दोस्तों, और कन्नौज जो ध्वस्त हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसके जगह पर शेरसूर नामक नगर भी इसने बनवाया था। इसने पाटलिपुत्र के पास जो है पटना नगर की भी स्थापना की थी। तो 3 निर्माण कार्य इसके द्वारा महत्वपूर्ण है, आपका रोहतास नामक दुर्ग का बनवाना, शेरसूर नामक नगर बनवाना और पटना नगर की स्थापना। किंतु इसके द्वारा जो निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह है दोस्तों सासाराम में झील के बीच स्वयं का मकबरा बनवाना। तो ये इसके द्वारा जो है दोस्तों अष्टभुजीय जो है मकबरा का निर्माण इसके द्वारा यानी इसने खुद का जो मकबरा खुद ही बनवाया, वह सासाराम में झील के बीचों बीच जो है या इसने अपना मकबरा बनवाया जो कि अष्टभुजीय है। और यह जो है अभी भी मौजूद है और कला और संस्कृति यानी खूबसूरती और कला का जो है यह एक अद्भुत नमूना माना जाता है आपका ये सासाराम का मकबरा इसका। तो ये इससे संबंधित जो है प्रश्न कई बार पूछा गया कि सासाराम में किसका मकबरा है, तो यहाँ जो है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसके अलावा दोस्तों इसके द्वारा सड़क और एवं सरायों का भी निर्माण करवाया गया था। तो जीटी रोड की जो मरम्मत है दोस्तों इसके द्वारा करवाया गया था, और यह जीटी रोड जो है आपका बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक जो है यह जीटी रोड फैला हुआ है। और यह जो है रोड का निर्माण दोस्तों इसने अपने व्यापार और सैनिकों के आवागमन के लिए है जो यह इस रोड की मरम्मत करवाता है। इसके द्वारा अन्य कई सड़कों का भी निर्माण करवाया गया था दोस्तों, और कहा जाता है कि हर 200 को यानी हर 2 कोस दूरी पर जो है इसने सरायों का भी निर्माण करवाया था। और कुल मिलाकर कहा जाता है कि इसके द्वारा जो 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया था। यानी कि हर 2 कोस के दूरी पर जो है यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए जो है सरायों का निर्माण करवाया गया था, ताकि व्यापारियों को और जो यात्री है आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई व्यवस्था यानी किसी तरह की व्यवस्था में दिक्कत ना हो। इस वजह से कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है वह लोकप्रिय प्रशासन के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका 1700 सरायों का निर्माण करवाता है। इसके द्वारा दोस्तों डाक प्रथा का भी प्रचलन किया गया था। डाक प्रथा में यह घोड़सवारों का इस्तेमाल करता था। घोड़े जो है स्पीड पोस्ट की तरह यानी स्पीड से घोड़े जो है घुड़सवार कहीं पर भी जो है डाक को लाने ले जाने में जो है यानी उसका इस्तेमाल किया जाता था। घोड़ों का यानी घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था डाक प्रथा में। यानी डाक प्रथा का प्रचलन जो है इसके समय ही आरंभ होता है, और आगे जो हम लोग अंग्रेज़ों के शासनकाल में देखेंगे कि इस प्रथा को जो है और भी बेहतर तरीके से लागू किया जाता है आपका अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके अलावा यानी सड़क और सराय के निर्माण के अलावा इसके द्वारा कुछ सिक्के भी चलवाए गए दोस्तों। यानी इसके शासनकाल में पुराने सिक्कों को हटा करके जो है चांदी के रुपए जारी किए गए थे। और यानी कि पुराने जितने भी सिक्के थे उनको हटा करके चांदी के रुपए जारी किए गए, और इस चांदी के रुपए का जो वज़न था आपका 180 ग्राम था। तो कई बार पूछा जाता है कि रुपए का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ है, तो यह शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन से ही आरंभ आपका हुआ है। यानी चांदी के रुपए जारी किए गए और तांबे के दाम भी आपके
जारी किया गया, जो आपका 380 ग्रेन का था। इसके समय दोस्तों 23 टकसाल थे, यानी इन टकसालों में जो है इन सिक्कों का निर्माण करवाया जाता था। तो कुल मिलाकर हमने आज जो है शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन से संबंधित वो विभिन्न तथ्यों को, यानी उन सारे तथ्यों को हमने जाना जिससे संबंधित प्रश्न जो है जोड़ करके अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो भी ये प्रश्न एग्ज़ाम्स में बनते हैं उन सारे प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है मैं यानी PDF भी अपलोड करूँगी। तो इसको देखने के बाद अगर आप लोग PDF यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा यानी बेहतर बेनिफिट मिलेगा, बेहतर आपको लाभ मिलेगा आपको एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।